हाँ जी बेटा, आज हमने 3 चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं। एक चैप्टर हमने अभी कर लिया है, डिस्कशन हो गई है हमारी उस चैप्टर पे जहाँ पहिया है। इसके अलावा 3 चैप्टर्स जो हमने ऑलरेडी पीटी 3 के किए हैं, वो हम आज रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है, पहले हम पोएम करते हैं। कौन-सी पोएम थी? इस बार हमने एक पोएम की है। ये सबसे कठिन समय सबसे कठिन समय नहीं है। यस, यह सबसे कठिन समय नहीं। अब लेखक हमें क्यों कह रहा है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है? हैंड रेस करेंगे, जो हैंड रेस करेगा मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगी। हैंड रेस करना है, किसी ने सबने बोलना नहीं है बेटा। अब लेखक हमें कह रहा है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। उसने एक वर्ड ऐड किया है, सबसे। तो ये जो सबसे कठिन समय नहीं है, क्यों ये लेखक ने हमें कहा है? क्यों मानता है लेखक कि ये सबसे कठिन समय नहीं है? कोई स्टूडेंट जिसको ये पता है कि इस चैप्टर का, इस पोएम का जो हेडिंग है वो ये क्यों रखा गया है? यह सबसे कठिन समय नहीं है। जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये टाइम हमारे लिए सबसे कठिन है। लेकिन जो हमारी कवित्री हैं जया जादवानी जी, वो हमें इस कविता के माध्यम से यह संदेश देती हैं कि जिंदगी में चाहे जितना मर्जी कठिन समय आ जाए, वो समय सबसे कठिन नहीं है। क्योंकि उस कठिन समय में अगर हम हिम्मत से काम लें, अगर हम जोश से काम लें, हम अपने आप को संभालें और उस मुसीबत से आगे निकल जाएं, तो वो समय हमारे लिए सबसे कठिन नहीं होता। जिंदगी में कोई भी समय सबसे कठिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके लिए लेखिका ने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं अपनी कविता के माध्यम से। सबसे पहला क्या दिया है? सबसे पहला तर्क या एग्जाम्पल क्या दिया है कविता में हमें? कोई बताएगा मुझे स्टूडेंट? कि सबसे पहला उदाहरण हमें ये बताने के लिए कि जिंदगी में सबसे कठिन समय ये नहीं है, क्या उदाहरण दिया है? रिद्या शर्मा। लेखिका ने हमें ये बताने के लिए कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, ये उदाहरण दिया है कि अभी तो चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है और अभी तो वो सिर्फ उड़ने की तैयारी कर रही है। अभी उड़ी नहीं है, उसके चोंच पे तिनका है और अभी उड़ने की तैयारी में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसने हमें, कवित्री ने हमें ये बताया है कि चिड़िया की चोंच में तिनका है और उस तिनके का सहारा उसे है। उसे पूरा विश्वास है कि वो इस तिनके के सहारे उड़ेगी और उस तिनके से घोंसला बनाएगी, अपने परिवार के साथ उस तिनके में उस घोंसले में रहेगी। इसके अलावा दूसरा हमें एग्जाम्पल दिया है, एक हाथ का एग्जाम्पल दिया है। कौन इसको डिस्क्राइब करेगा? मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। हाथ का हमें एग्जाम्पल दिया है कशिश। कवित्री ने हमें एक हाथ का एग्जाम्पल दिया है। उसने कहा है कि पेड़ के जो झड़ते हुए पत्ते हैं, वह जब नीचे गिरने लगते हैं तो उस हाथ हैं जो उस गिरते हुए पत्तों को बचाते हैं और उनको गिरने नहीं देते, और वो हमारे मित्र होते हैं। जब भी हम निराश हो जाते हैं या फिर किसी कठिनाई में पड़ जाते हैं, तब हमारे मित्र ही होते हैं जो हमारा सहारा होते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। हाँ, जिस प्रकार जो पत्ता है वो पेड़ से गिरा है, तो उसको जमीन पे नहीं गिरने दे रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए कोई ना कोई हाथ बिल्कुल उसके नीचे आ जाता है और उस पत्ते को हाथ में थाम लेता है। यहाँ पे कवित्री ने इनडायरेक्ट वे में हमें क्या कहा है कि जब हम निराश होते हैं जिंदगी से, हमें लगता है कि नहीं, जिंदगी खत्म हो गई, अब तो इतनी सारी परेशानियां हैं, उस समय हमें सांत्वना देने के लिए, हमारी सहायता के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आता है और हमारी मदद करता है और हमें ढाढ़स दिलाता है और हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं। इसके अलावा कवित्री ने हमें और भी बहुत से उदाहरण दिए हैं। कवित्री ये कहती है कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है। अब स्टेशन पर भीड़ क्यों है? स्टेशन पर लोग क्यों खड़े हैं? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्टेशन है वहां पे लोग खड़े हैं। ये एक तर्क उदाहरण दिया है कि स्टेशन पर लोग खड़े हैं। वो लोग क्यों खड़े होते हैं स्टेशन पे? क्यों खड़े होते हैं? इशिता, क्या उनके मन में होता है कि वो स्टेशन पर खड़े हैं? और बाकी सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चंस ही हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ।
यस मैम। मैम बेटा बोलिए। स्टेशन पे लोगों की भीड़ खड़ी है क्योंकि वे सभी लोग आशावादी हैं। उनके मन में ये उम्मीद है कि वे अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। और कोई ना कोई रेलगाड़ी, जिस वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक रेलगाड़ी की, एक माध्यम की, कि कोई रेलगाड़ी आएगी और उनकी इस आशा को पूरा करेगी। उनके मन में आशा है ये कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो वो लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनके मन में आशा है, उम्मीद है कि वो अपने गंतव्य तक एक रेलगाड़ी के द्वारा पहुंचेंगे। मनुष्य अगर अपने किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहता है तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे कोई ना कोई माध्यम जरूर मिलता है, और उस माध्यम के लिए वो हमेशा आशावादी होता है। उस माध्यम के द्वारा वो अपने उस उद्देश्य को पूरा कर लेता है। इसके अलावा कवित्री ने हमें उदाहरण दिया है कि आज भी जब तक हमारे इस संसार में दादी या नानी कहानी सुनाएगी, वो कहानी जिसका कोई सुखद अंत होगा। हमेशा हमें वही कहानियां सुनाई जाती हैं हमारी दादी नानी के द्वारा जिनका अंत सुखद होता है। तो जब तक दादी नानी कहानी सुनाएंगी तब तक हमारे ऊपर कोई भी कठिन समय नहीं आएगा। और लास्ट में कवित्री बहुत ज्यादा उम्मीद भरी है। बहुत ज्यादा कवित्री ये कह रही है कि लोगों में उम्मीद है, लोगों को इस बात की पूरी आशा है कि चाहे पूरी दुनिया नष्ट हो जाए लेकिन इसके बाद भी अंतरिक्ष से एक बस आएगी जो हमें एक सुखद समाचार देगी। अंत में भी कवित्री आशावादी दृष्टिकोण की है। उसको ये लगता है कि चाहे जितनी मर्जी परेशानियां आ जाएं, जितने मर्जी हम जीवन से निराश हो जाएं, अंत में अगर हमारे मन में उत्साह है, जोश है, तो हम सभी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और कोई भी समय हमारे लिए कठिन नहीं होगा। यही इस कहानी कवित्री ने, जया जादवानी जी ने इस कविता में कहा है। अब जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये कहानी हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। इसमें क्या बताया गया है? कोई शॉर्ट में मुझे बताएगा कि हमें क्या बताया गया है इस निबंध में? जब सिनेमा के बारे में कि सिनेमा पहली स्वाद फिल्म कौन सी आई थी? ऐसे नहीं बोलना बेटा, सिनेमा होते थे। सभी ने पहले अपने आप को म्यूट करना है और उसके बाद हैंड रेज करना है। जैसे हमने पिछली बार एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया ना, हमने एक स्टूडेंट का आंसर सुना, बिल्कुल ऐसे ही करना है। हाँ जी वंश बोलिए बेटा। मैम कि कैसे पहली स्वाद फिल्म का निर्माण हुआ, उसके डायरेक्टर कौन थे, उसमें किसने भाग लिया, हीरो हीरोइन किसने उसमें संगीत दिया। ओके, हमने बिल्कुल यही इस चैप्टर में किया है। तो मैं अब क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में है क्वेश्चंस। मोहम्मद अली जिन्ना और उनका संवाद। हाँ ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को वंश। हाँ, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगी, पहले मेरा क्वेश्चन होगा फिर आप हैंड रेज करना। पहली बोलती फिल्म जो फिल्म है वो कब रिलीज हुई थी? बेटा सबको आना चाहिए ना ये आंसर। रवनूर। मैम 14 मार्च 1931। यस, पूछ रहे हो मेरे से मैडम 14 मार्च 1931? मैम नो, बता रही हूँ मैम। ओके ठीक है, सही है आंसर। अच्छा फिल्म कौन सी थी? जैन बताइए मुझे कौन सी फिल्म थी, फिल्म का नाम क्या था? जैन, हाँ जी बेटा बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए कि फिल्म का नाम क्या था। बहुत पता है? हाँ बोलो जैन जी बोलिए, नहीं तो मैं हर्षित बताएगा। हर्षित। पहली बोलती हम स्वाक फिल्म आलम आरा थी। आलम आरा, वेरी गुड। आलम आरा फिल्म थी जो कब रिलीज हुई थी? 14 मार्च 1931 को। और ये पहली बोलती फिल्म जब रिलीज हुई थी तो उसके पोस्टरों पर क्या लिखा हुआ था? कौन कौन से वाक्य लिखे हुए थे? अंशिका बोलिए बेटा, क्या क्या वाक्य लिखे हुए थे? क्या क्या वाक्य लिखे? पोस्टर पे लिखा था कि वह सभी जीवित है और वह बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं तथा हिल रहे हैं।
उनको बोलते सुनो, उनको नाचते देखो आप लोग। और इस फिल्म में कितने चेहरे थे? कितने चेहरे का मतलब है कि कितने किरदार थे? कितने थे? यस, कितने किरदार थे इस फिल्म में? मैम 78। 78। वेरी गुड। अच्छा, ये फिल्म 78। ओके। अब ये मेरा जो क्वेश्चन है ना, ये मैं पहले स्टूडेंट का नाम लूंगी, मैं फिर पूछूंगी आपसे। श्रेय, श्रेय, यस श्रेय मैम। बेटा, ये कौन से थिएटर में रिलीज हुई थी फिल्म? उस थिएटर का नाम क्या था? मैजेस्टिक थिएटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन मैंने आपको सीईटी में पूछा था कि इसके नायक, इसमें कितने किरदार थे? मैंने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया था। जगदीश वहां लिखा था ना, जगदीश सेठी, मैंने जगदीश चंद्र लिखा था, और ये आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का गलत था। ध्यान से आपने पढ़ा नहीं इसको, जगदीश देखा और उसको टिक कर दिया। तो इसमें जो और भी किरदार थे वो थे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, जगदीश सेठी। इस फिल्म के हीरो और हीरोइन कौन थे? नायक और नायिका कौन थे? वंश बता रहा था मुझे ये। मैम जुबेदा। यस, जुबेदा और विठल। अच्छा, फिल्म के जो नायक हैं उनको फिल्म से क्यों निकाल दिया गया था? उनको पहले इस फिल्म से निकाल दिया गया था। परनीत कौर। परनीत मैम क्यों निकाल क्योंकि दिया था बेटा? नहीं बेटा, मैम क्योंकि परनीत था क्योंकि ना? उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। क्योंकि क्योंकि उन्हें उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। मुश्किल आती थी। वेरी गुड। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? दीपांशी, दीपांशी क्या किया फिर उन्होंने जब उनको फिल्म से निकाल दिया गया? जब विट्ठल जी को फिल्म से निकाल दिया गया, उनको कहा नहीं, आपको नायक नहीं रखेंगे इस फिल्म का, क्योंकि आपको तो उर्दू नहीं आती है। तो उन्होंने क्या किया था, पता है आपको दीपांशी? साक्षी, साक्षी बताएगी कि उन्होंने क्या किया था जब उनको फिल्म से निकाल दिया गया। नो। सागरिका। मैम उन्होंने मुकदमा कर दिया था। उन्होंने मुकदमा कर दिया था कि मैं तो इस फिल्म का नायक था, मुझे इस फिल्म से निकाल दिया गया। तो क्या वो मुकदमा जीत गए थे? सागरिका, वो जीत गए थे मुकदमा? यस मैम, वो जीत गए थे। वो जीत गए थे और दोबारा उनको इस फिल्म का नायक बना दिया गया था। अब जितनी भी, जो इसके निर्देशक कौन थे? नरिंदर कौर। नरिंदर, इसके निर्देशक कौन थे आलम आरा फिल्म के? मैम अर्देशिर एम ईरानी। आरदेशिर एम ईरानी। उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली थी कहानी, ये फिल्म बनाने की, बोलती फिल्म बनाने की? उन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म शो बोट देखी थी, तो उसे देख के उन्हें प्रेरणा मिली कि वह भी ऐसी फिल्म बनाए। वेरी गुड। उन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी, शो बोट। अब उन्होंने कहानी कहाँ से ली थी इस फिल्म की? इस फिल्म की, हर फिल्म की कहानी होती है ना, तो ये कहानी कहाँ से ली थी उन्होंने? उन्होंने वह कहानी पारसी रंगमंच के एक नाटक से ली थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब इस फिल्म की एक विशेष बात ये थी, सिद्धिमा बताएगी मुझे। सिद्धिमा, इस फिल्म की एक विशेष बात थी कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो रात को करनी पड़ी थी। क्यों करनी पड़ी थी रात को? इस फिल्म की शूटिंग रात को इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि दिन के प्रकाश दिन में वहाँ बहुत शोर होता था और वह शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। वो शूटिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत आवाज होती थी। जो मूक फिल्में होती थी, पहले तो सिर्फ मूक फिल्में चलती थी, वहां पे तो जैसी मर्जी आवाज आए कौन सा कुछ सुनाई देता था। लेकिन जब बोलती फिल्म आई तो आवाज डिस्टरबेंस क्रिएट होनी शुरू हो गई, तो फिल्म की शूटिंग रात को की जाने लगी। क्योंकि आजकल की तरह वहां पे साउंड प्रूफ थिएटर्स नहीं होते थे, रूम्स नहीं होते थे, तो इसीलिए रात को करनी पड़ी, क्योंकि रात को शोर कम होता था। एक हमारा चैप्टर रह गया है। कौन सा चैप्टर रहता है, कौन बताएगा मुझे? मकबरी लोटा। बरी लोटा। जो हमने रिसेंटली किया था ना, लास्ट वीक ही किया था ये चैप्टर। तो ये जो चैप्टर यस है मैम। अकबरी लोटा। लाला झाऊ लाल जो थे वो कौन थे? कौन मुझे ये बताएगा, लाला झाऊ लाल जी कौन थे? हैंड सभी ने पहले लो कर लेने हैं। लाला झाऊ लाल जी कौन थे? सबके हैंड लो हो जाने चाहिए पहले, किसी ने हैंड रेज नहीं करना अभी। सागरिका जी, प्रियंका जी,
आपका हैंड रेज है अभी भी। यस प्रियंका। हाँ जी, लाला झाऊलाल जी कौन थे? अब हैंड रेज करेंगे। साहिब। लाला झाऊलाल जी एक बिजनेसमैन को व्यापारी थे। वह उन्होंने अपने बड़े घर को किराए पर देने का धंधा किया हुआ था और वह बहुत अमीर थे। बहुत अमीर थे, लेकिन इतने अमीर होने के बावजूद उन्होंने कितने पैसे कभी इकट्ठे नहीं देखे थे साहिब? मैम 150 रुपए। 250 रुपए। 250। 250 रुपए। तो लाला जी की पत्नी ने क्या फरमाइश की थी? लाला जी की पत्नी ने उनको एक फरमाइश की थी कि मुझे क्या चाहिए, कौन बताएगा मुझे? मैम कहना है सलील। हाँ जी सलील। मैम उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपए मांगे थे और उन्होंने कहा था कि देना है तो दे दो वरना मैं अपने भाई से जाके मांग लेती हूँ। वरना मैं अपने भाई से जाके मांग लेती हूँ। तो लाला जी को लगा ये तो मेरी इज्जत का प्रश्न है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये कहा कि मैं आपको 250 रुपए 7 दिन के अंदर अंदर दे दूंगा। तो क्या वो 250 रुपए 7 दिन के अंदर अपनी पत्नी को दे सके? सिद्धिमा, सिद्धिमा क्या वो अपनी पत्नी को पैसे दे सके? ओके। अंशिका। यस मैम। मैम नहीं दे सके। नहीं। मैम वो दे सके थे। अरे नहीं दे सके कि दे सके, दिए तो थे उन्होंने। दे सके थे। हाँ कहानी वो दे सकते दिए थे। हाँ दे सकते नहीं थे लेकिन उन्होंने दिए थे, उन्होंने दिए थे। अब उनकी मदद किसने की थी? प्रथम कुमार। प्रथम किसने मदद की थी उनकी पैसे देने में? ऑलमोस्ट टाइम 1 मिनट रह गया है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आता है तो ठीक है, अदरवाइज नो कर दो कि नहीं आता, मुझे नहीं आता। किसको आता है? मैम बस मैं बता रही हूँ इसका आंसर। उनके मित्र बिलवासी जी ने उनकी मदद की थी। उन्होंने मदद कैसे की थी? उन्होंने एक लोटे को जो बहुत ही पुराना था, जो लाला जी के हाथ से नीचे गिरकर अंग्रेज को लग गया था, उस लोटे को, उस अंग्रेज को मूर्ख बनाकर कितने पैसे लिए थे? 250 की तो फरमाइश थी। 500 रुपए में मूर्ख बना दिया एक अंग्रेज को और वो लोटा उस अंग्रेज को दे दिया कि ये अकबरी लोटा है। इस कहानी को एक बार पढ़ लेना। तो ये हमने 3 चैप्टर्स आज रिवाइज कर लिए। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो ये हम कल भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसके अलावा बेटा जहांगीरी अंडा भी तो था। जहांगीरी अंडा तो था लेकिन वो तो पहले का था ना, वो तो मैंने पूछा ही नहीं क्वेश्चन कोई। जहांगीरी अंडे की कहानी तो बिलवासी जी बता रहे हैं ना, वो मन घड़ंत कहानी है कोई जो वो बता रहे हैं, वो भी झूठ है। वो भी किसी मुसलमान ने मूर्ख बनाया था अंग्रेज को। मूर्ख। हाँ वो भी ऐसी ही थी। तो ये जो बेटा हमने 3 चैप्टर्स किए हैं, इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे सेंड भी कर सकते हो और हम कल भी इसको डिस्कस करेंगे, कल वाली क्लास में भी।